हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। कल जो मैंने आपको वीडियो बताया था प्रबंध की गुण में, वो था सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन का पार्ट 1 था। उसमें मैंने कुछ थ्योरी बताई थी, उसी के आगे थ्योरी आज मैं यहाँ इस वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। और साथ ही साथ हम 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी लगाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो थ्योरी मैंने बताया उसको आप बिल्कुल छोड़िएगा मत, क्योंकि उसी थ्योरी के आधार पर आपके एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन जो छूट जाते हैं वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके आगे हम देखेंगे अब संगठन के सिद्धांत। ये 3 तरह के सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें पहला है नौकरशाही सिद्धांत। नौकरशाही सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है वेबर ने। नौकरशाही सिद्धांत मतलब वही जो सिविल सर्वेंट जिसमें आते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो गया, तो ये सिद्धांत किसने दिया है? वेबर ने दिया है। सेकंड है यांत्रिक औपचारिक सिद्धांत। ये दिया है फेयोल, गुलिक और उर्विक ने। पहले फेयोल और गुलिक दोनों ही थे, लेकिन उसके बाद उर्विक ने इन पर काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक प्रबंध। ये दिया है टेलर ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टेलर का फॉर्मेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं टेलर ने इसकी क्या प्रस्तावना दी है। संगठन संबंधी प्रथम विचारधारा, मतलब किसी भी सिद्धांत के लिए पहली विचारधारा किसने दी है? ये दी है टेलर ने। ये हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अन्य वैज्ञानिकों ने इसमें क्या परिभाषा दी है? वैज्ञानिक प्रबंध उत्पादन के नियंत्रण एवं विधियों में एक नवीन अनुशासन प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नियमों एवं विधियों का समूह है। ये किसने कहा है? ये जॉन्स ने कहा है। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि एक कीवर्ड पकड़ कर चलिए, जिससे आपको हर साइंटिस्ट की लैंग्वेज क्या याद रह सके कि उसकी परिभाषा में किस चीज़ से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला देखेंगे हम। ये परिभाषा टेलर ने दी है। क्या दी है इसने? यह जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो तथा यह देखना कि वे सर्वाधिक औचित्यपूर्ण एवं अच्छे ढंग से कार्य करते हैं, प्रबंध कहलाता है। मतलब आपको ये जानना चाहिए कि आप व्यक्ति से क्या कराना चाहते हो और कितने अच्छे तरीके से आप काम करा सकते हो। ये किसने कहा है? टेलर ने। ठीक है, आगे देखेंगे टेलरवादी प्रबंध विज्ञान के आधार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी, ये मतलब कहा जाए कि ये प्रबंध की गुण की जान हो गया। ठीक है, टेलर का प्रबंध विज्ञान के आधार। इसमें दिया गया है सच्चे प्रबंध एवं कार्य विज्ञान का विकास। मतलब मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, कार्य विज्ञान का विकास होना चाहिए। ये कहा गया है सच्चे प्रबंध एवं कार्य विज्ञान का विकास, मतलब मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए और कार्य विज्ञान आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है कार्यकर्ता का वैज्ञानिक आधार पर चयन। मतलब जो भी कार्यकर्ता आप सिलेक्ट कर रहे हो वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट के अनुरूप ही उसका चयन किया जाए। ठीक है, उसका वैज्ञानिक शिक्षण एवं विकास, मतलब उसका चयन करो, फिर उसको ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग बेस पर उसका जो प्रतिभा है और निखर कर बाहर आए। ठीक है, प्रबंध और श्रमिक के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग, मतलब मैनेजमेंट और श्रमिक के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, ये कहा गया है। तो टेलरवादी प्रबंध विज्ञान के सिद्धांत उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। अब टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के क्या क्या सिद्धांत दिए हैं? मानसिक क्रांति, मतलब वैज्ञानिक प्रबंध का सार है। टेलर क्या कहते हैं? मानसिक क्रांति जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध का सार है। कर्मचारी एवं प्रबंधक एक दूसरे के विरोधी ना होकर परस्पर सहयोगी हो, तभी यह संभव है। जब दोनों के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। कहने का मतलब यह है कि मानसिक क्रांति को वैज्ञानिक प्रबंध का सार कहा है टेलर ने, ये उसके सिद्धांत हैं। ठीक है, कर्मचारी और प्रबंधक है और उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी, उनके बीच विरोधी की भावना ना होकर सहयोग की भावना होनी चाहिए, ये उसका मेन फोकस है। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत है इसका वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग। काम में कितना समय लगेगा इसका अनुमान पहले से लगाओ, समय का अध्ययन करो कितना समय लग रहा है उस पर, और साथ ही साथ किस स्पीड से काम हो रहा है, और थकान अध्ययन, मतलब जो कर्मचारी आपके अधीनस्थ काम कर रहे हैं उनको लंच ब्रेक भी दो, बीच में थोड़ा ब्रेक दो ताकि वो लगातार काम ना करें, बीच में थोड़ा उनको रेस्ट मिल सके।
वैज्ञानिक तरीकों का ये प्रयोग हो गया। लगातार उनसे काम मत करवाओ, ठीक है। इसलिए काम में कितना समय लगेगा इसका अनुमान पहले से लगाओ, उसी के अनुरूप अपनी रूपरेखा तैयार करो। नेक्स्ट है कार्य का नियोजन। इससे क्या समझते हैं? प्रत्येक कार्य एवं उसकी क्रियाओं के निष्पादन की पूर्व योजना बना ली जाए। हर कार्य का पहले से ही पूर्व योजना बनाकर तैयार कर लो कि कितना समय लग रहा है, क्या हो रहा है। प्रत्येक कार्य एवं उसकी क्रियाओं के निष्पादन की पूर्व योजना बना ली जाती है, ठीक है। अगला है श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण। श्रमिकों की नियुक्ति जब करें तो वो निष्पक्ष होनी चाहिए और चयन होने के बाद उनका प्रशिक्षण अवश्य कराएं, ताकि वो और भी अच्छे तरीके से अपना वर्क कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। ये हम देख रहे हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जो टेलर ने दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगला देखेंगे, अगला सिद्धांत है कार्य का वैज्ञानिक आवंटन। सही व्यक्ति को सही कार्य आवंटित करें। जो व्यक्ति सही काम कर सकता है उसे वही काम दे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दूसरा काम सही नहीं कर रहा तो आप उसको ये वाला काम दे दिए, नहीं। जो व्यक्ति जिस काम के लायक हो उसे वही काम दिया जाना चाहिए। सही व्यक्ति को सही कार्य आवंटित करो, है ना। कुशल लागत लेखा पद्धति, मतलब आपको लागत पद्धति ऐसी करनी है कि उसमें आपको उत्पादन लागत और कीमत पहले से ही क्लियर हो, ठीक है। उत्पादन लागत ज्ञात करने एवं कीमत आदि तय करने में सहायता मिलती है। अगला है प्रेरणादायक मजदूरी प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है? कुशलता में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन या मजदूर प्रणाली। जब आपके अधीनस्थ कोई व्यक्ति काम करता है तो आप उसकी अप्रिशिएट करो, या हो सकता है थोड़ी बहुत पेमेंट बढ़ा दो, मानदेय उसका बढ़ा दो, जिससे वो प्रोत्साहवर्धक से अपना अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से काम करें। यही होता है प्रेरणादायक मजदूरी प्रणाली, ठीक है। क्रियात्मक संगठन, विशेष योग्यता रखने वाले को वैसा काम। अगर कोई व्यक्ति विशिष्ट योग्यता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा, तो उसको उसके अनुरूप काम दो, वरना उसमें हीन भावना आ जाती है कि हमारी तो ये योग्यता, हमको फिर भी ये काम करना पड़ रहा है। इसलिए क्रियात्मक संगठन मतलब विशेष योग्यता रखने वालों को वैसा काम दो। अगला है प्रमापीकरण। औजारों, यंत्रों, कार्य की दशाओं, वस्तु की किस्मों, कच्चे माल, उचित दिन के कार्य का भी प्रमापीकरण। इसका मतलब क्या होता है? मतलब चेक करते रहो कि कौन सी चीज़ कितनी है, क्या ख़त्म हो गया है। अगर कोई चीज़ खराब होगी तो उसे रिप्लेस करो, नई चीज़ों की ज़रूरत है तो उसकी व्यवस्था करो। ये है प्रमापीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है नियोजन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भूलना बिल्कुल मत। वैज्ञानिक प्रबंध में उस चिड़िया का कोई स्थान नहीं है जो गा सकती है परंतु गाएगी नहीं। अब इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोल देंगे कि, जैसे कि स्टूडेंट को ले लीजिए, ठीक है, ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, इसका पढ़ाई में अच्छा मन लगता है, ये तो बोल दिया, लेकिन वो बच्चा पढ़ना चाहता है या नहीं ये तो कंफर्म नहीं है ना। लेकिन वो जब बच्चा पढ़ता ही नहीं है तो टॉप कैसे करेगा? अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, आप कह रहे हैं कि ये बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, टॉप करेगा, लेकिन जब उसका मन ही नहीं है पढ़ने का तो क्या टॉप करेगा? कहने का मतलब ये है कि उस चिड़िया का कोई स्थान नहीं जो गा सकती है, जो पढ़ता तो है आपको लगता है लेकिन गाएगी नहीं, लेकिन जब उसका मन ही नहीं लगता तो क्या टॉप करेगा? इससे आप समझ लेंगे, ठीक है। नियोजन यानी प्लानिंग। अगला देखते हैं हेनरी फेयोल। इस प्रबंध के गुण की जान। टेलर और फेयोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मनुष्य की अपेक्षा उसके कार्यों पर ध्यान दीजिए। हेनरी फेयोल का क्या कहना है? मनुष्य की अपेक्षा उसके कार्यों पर ध्यान दीजिए। और टेलर क्या कहता था? कार्य की जगह उस मनुष्य पर ध्यान दो, ठीक है। यांत्रिक सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया है? फेयोल कहते हैं यदि संगठन इमारत है तो सिद्धांत इसकी वास्तुकला है और प्रत्येक संगठन का निर्माण सुनिश्चित सिद्धांतों पर किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि संगठन का बेस क्या है, उसका बेस मेन सिद्धांत क्या है वो जानना है, ठीक है। जो ये फेयोल के अनुसार संगठन, जैसे कि फेयोल बोल रहे हैं कि संगठन एक इमारत है और बिना वास्तुकला के इमारत नहीं बनती, पहले पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर सिद्धांत ज़रूरी है, अगर आपने संगठन बना लिया और आपको पता ही नहीं कि सिद्धांत क्या है तो कैसे चलेगा काम? ये कहा गया यांत्रिक सिद्धांत में,
आगे देखते हैं, फ्योल के प्रबंध के 5 महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्रश्न पूछता है। ठीक है, पहला है नियोजन। नियोजन का मतलब आप समझ गए होंगे। नियोजन मतलब आपको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए कोई भी कार्य की जो आप कर रहे हैं उसकी। ठीक है, अगला है संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजिंग, कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है, किसको कौन सा काम बांटना है, ये होता है इसका मतलब। अगला है निर्देशन, निर्देशित करना। ठीक है, सभी कार्य पर अपनी नज़र बनाए रखना। कोई एक व्यक्ति हेड होता है, वो अपने अधीनस्थों पर नज़र बनाए रखता है, अगर कोई काम सही नहीं तो उसे बताता है कि ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, अगला है समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन, मतलब जो काम कर रहे हैं उनमें समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे के काम में सहयोग की भावना होनी चाहिए, तभी वो समन्वय होता है। अगर आप विरोधी भावना से करेंगे तो वो समन्वय कहाँ से होगा। ठीक है, अगला है नियंत्रण, वही कंट्रोलिंग करना, नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग करना। ठीक है, तो ये 5 महत्वपूर्ण तथ्य थे फ्योल के, ये आपसे छूटने नहीं चाहिए, इसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, फ्योल का सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्योल का सिद्धांत में पहला क्या है, फ्योल का जो सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमने 9 लिए हैं इसमें। ठीक है, जिन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। पहला है पद सोपान, शाब्दिक अर्थ में इसे श्रेणीबद्ध प्रशासन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हायरार्की कहते हैं। पद सोपान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हायरार्की। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, जिसका मतलब है निम्न स्तर पर उच्चतर का शासन अथवा नियंत्रण। पद सोपान एक ऐसे संगठन का परिचायक होता है जो पदों के एक उत्तरोत्तर क्रम के अनुसार सोपान अथवा सीढ़ी की भांति संगठित किया जाए। पद सोपान संगठन में जैसे जैसे संगठन का ढांचा ऊपर पहुंचता है, इसका आकार छोटा होता जाता है और इसका रूप पिरामिड के समान हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, हायरार्की यानी क्लासिफिकेशन, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर। या इसमें दिया है पद सोपान। पद सोपान मतलब आप जानते होंगे, समझ ही गए होंगे कि ये पद सोपान मतलब होता है हायरार्की। पिरामिड आपने देखे होंगे, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो 1 से 2 को जोड़ता है, दो व्यक्ति 2 से 3 को जोड़ते हैं, ये हो जाता है पिरामिड। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर या निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। ठीक है, अब J.D. मिलेट जो साइंटिस्ट हैं, ये क्या कहते हैं, पद सोपान एक ऐसी पद्धति है जिससे विभिन्न लोगों के प्रयासों को आपस में जोड़ दिया जाता है। J.D. मिलेट ने दिया है इसका परिभाषा, पद सोपान एक ऐसी पद्धति है जिससे विभिन्न लोगों के प्रयासों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ये याद रखना है आप लोगों को। अर्ल लैथम, ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यह ऊंचे और नीचे पदों की एक ऐसी सुनियोजित व्यवस्था है जो नीचे से ऊपर तक फैली हुई है। ये ऊपर नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये किसका है, अर्ल लैथम का, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और विभिन्न लोगों के प्रयासों को जोड़ देने वाला सिस्टम किसका है, ये पद सोपान में J.D. मिलेट का। इससे याद रखिए, कीवर्ड पकड़ कर चलिए। ठीक है, इससे दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, अब पद सोपान के हम प्रकार देख लेते हैं। पद सोपान के प्रकार में क्या क्या आएगा, कार्य आधारित। पहला इसका है कार्य आधारित, मतलब अलग अलग काम है तो अलग अलग हायरार्की बनेगी, अलग अलग चयन पद्धति बनेगी, इनकी कार्य पर आधारित होने चाहिए पद सोपान, है ना। रैंक आधारित पद सोपान, रैंक पर आधारित है, कितनी रैंक है, ज़्यादा रैंक वालों को ऊंचा मिलेगा और निम्न स्तर वालों को थोड़ा नीचे पद में। ठीक है, जैसे कि सेना सबसे अच्छा उदाहरण। ठीक है, अगला है कौशल आधारित पद सोपान, इसका मतलब स्किल के आधार पर। ठीक है, स्किल के आधार पर पद सोपान बनेगा, जैसे कि मान लीजिए मजदूर, फिर उससे ऊपर होता है मिस्त्री, फिर उससे ऊपर होता है ठेकेदार, या ठेकेदार उससे नीचे मिस्त्री, फिर उससे सबसे नीचे निम्न स्तर पर मजदूर, पिरामिड की भांति। मतलब जो सर्वाधिक कौशल है जिसके पास, वो सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, शीर्ष पर। नेक्स्ट है वेतन आधारित पद सोपान, जिसका सर्वाधिक वेतन होगा वो शीर्ष पर रहेगा, मतलब घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। ठीक है, ये है। अगला देखते हैं हम, अगला सिद्धांत है फ्योल का, आदेश की एकता। कार्मिक को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। इस सिद्धांत के समर्थक 3 हैं।
एक व्यक्ति एक बॉस सिद्धांत। मतलब इस सिद्धांत में कहा गया है कि बॉस सिर्फ एक होगा, बाकी वो सब पे ऑर्डर चलाएगा, ये कह रहा है ना। आदेश की एकता, मतलब ऑर्डर देने वाला एक व्यक्ति होगा और बाकी सब उसके अधीनस्थ काम करने वाले होंगे। लिखा है ना, कार्मिक को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए, ये बताया गया है। और ये ऐसा कौन कौन समर्थन करते हैं इस बात का, यही पूछ लेता है। फिफ्नर, प्रेस्थान और फेयोल ये समर्थन करते हैं, ठीक है। इसका अगला देखते हैं, नियंत्रण का क्षेत्र, यानी वही कंट्रोलिंग करना। एक नियंत्रण का क्षेत्र डिसाइड कर लिया जाता है कि इतनी जगह में एक व्यक्ति कंट्रोल करेगा अपने हर काम को, ठीक है, वो होता है नियंत्रण का क्षेत्र। नेतृत्व मतलब लीडरशिप, इसके बाद वाले चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, नेतृत्व क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल में कई 15 अगस्त 26 जनवरी की परेड होती है। अगर कोई एनसीसी या स्काउट गाइड में ना भी हो तो भी आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति परेड करता है तो अपने बटालियन का वो कमांडर जो सबसे पहले जो खड़ा होता है, वो कमांडर, कप्तान जिसे कहते हैं, वो अपने प्लाटून का क्या करता है, लीडरशिप करता है। जैसे क्लास का कोई एक मॉनिटर होता है, वो अपनी क्लास का मॉनिटरिंग करता है या लीडरशिप करता है, ठीक है। नेतृत्व करता है कि ये क्लास मेरी है और मैं इसका मॉनिटर हूँ, इससे समझिए आप, ठीक है। अगला है पर्यवेक्षण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। दूसरों के कार्यों का अधीक्षण करना, काम हो रहा है या नहीं देखना। आपको पावर होगी कि आप दूसरों के कार्यों का निर्देश कर सकें। संगठन के आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना। कार्यविधि की प्रक्रिया की देखरेख करना। पर्यवेक्षण करना मतलब जांच पड़ताल करना, ठीक है। अगला है, देखते हैं क्या है अगला, पर्यवेक्षण की तकनीक। अभी हम पर्यवेक्षण पढ़े हैं, अब इसकी तकनीक देख लेते हैं थोड़ा बहुत। पृथक योजनाओं का पूर्वानुमान, जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई योजना संचालित होती है, उसका पूर्वानुमान लगा लेना कि ये जो योजना है इसमें ऐसे ऐसे काम होगा, ठीक है। सेवा स्तर की घोषणा, वही सर्विस लेवल जो हमने बात की IAS IF ऑफिसर वाली है ना, सर्विस लेवल पर घोषणा करना। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि ये पर्यवेक्षण इसकी सर्विस देगा, ये इसकी सर्विस देगा, ये ऐसा काम करेगा, ठीक है। सेवा स्तर की घोषणा। अगला है कार्यों के विस्तार पर बजट संबंधी सीमा। बजट मतलब पर्यवेक्षण जो है वो लोगों से बात करेगा कि इतना बजट है और इतने दिन का काम है। बजट डिसाइड करना कि हमारा इतना बजट है तो इस बीच में हमारा इतना काम होना चाहिए, इस बजट में इतना काम होना चाहिए, ठीक है। कार्यों के विस्तार पर बजट संबंधी सीमा। नेक्स्ट क्या है, आधारभूत अधीनस्थ कर्मचारियों का अनुमोदन। सुपरवाइजर, आपका काम आ गया, मान लीजिए बन गए सुपरवाइजर। आप क्या करेंगे, देखिए, सुपरवाइजर के अंडर बाकी के कर्मचारी काम करेंगे। आप सुपरवाइजर बन जाओगे तो आपके अंडर ये कर्मचारी काम करेंगे ना। आप सबको देखेंगे कि कौन कैसा काम कर रहा है, सबको देखना आपका जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अगला क्या है, कार्य प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन देने की प्रणाली। सुपरवाइजर के जो हेड होंगे, आप जो सुपरवाइजर बन गए, ठीक है, आपके ऊपर जो हेड होंगे वो आपको प्रतिवेदन देगा कि ऐसा काम हुआ कि नहीं, ऐसा काम हुआ कि नहीं, आप उसकी जानकारी फिर ऊपर देंगे, ठीक है। ये होता है। अगला है परिणामों का निरीक्षण करना। काम के बाद जो भी परिणाम आया है उसकी जांच करते हैं, पर्यवेक्षण, ठीक है, तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। आपके जो हेड है वो काम का निरीक्षण करेंगे, फिर आपसे रिपोर्ट मांगेंगे तो आप ऊपर जाके रिपोर्ट प्रस्तुत करोगे, ठीक है। जांच पड़ताल करने आते हैं, ठीक है, पर्यवेक्षण। आगे देखते हैं, पर्यवेक्षक, आगे आपका काम, ठीक है, आपकी बारी आ गई। पर्यवेक्षक एवं उनके प्रकार। अब देखते हैं, सभी सत्ता प्राप्त व्यक्ति जो दूसरों के कार्यों की देखरेख करके उन पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। आप पर्यवेक्षक बन गए, आपको पावर मिल गया, आप दूसरे के कार्य की देखरेख करेंगे, कैसा काम हो रहा है क्या नहीं, फिर उस पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं उसके प्रकार। सूत्र पर्यवेक्षक और कार्यात्मक परीक्षक। सूत्र पर्यवेक्षक कौन होंगे, आपके हेड, पर्यवेक्षक के हेड, ठीक है, और कार्यात्मक पर्यवेक्षक वो आप होंगे, ठीक है। सूत्र पर्यवेक्षक नियंत्रण करते हैं, एक ऑर्डर, जैसे कि आपके सीनियर आपको एक ऑर्डर की लिस्ट दे देंगे कि ऐसा ऐसा काम करवाना, ये करो, ये अधिकारी लोग, मतलब ये अधिकारी लोग होते हैं, ठीक है, आपके ऊपर जो काम करेंगे। और कार्यात्मक पर्यवेक्षक मतलब आप
सुपरवाइज़र, है ना, किसी भी विषय के विशेषज्ञ होंगे, आपके अधीनस्थों को जानकारी देंगे। अगला है पर्यवेक्षक के कार्य स्वरूप। पर्यवेक्षक बन जाओगे ना आप, तो आपके कार्य स्वरूप क्या क्या होंगे? विशेष कौशल होना चाहिए। विशेष कौशल, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगोगे, हिस्सा बन जाओगे उस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि महिला बाल विकास का, तो विशेष कौशल के साथ आपको काम करना होगा, जो कार्य स्वरूप आपको दिया जाएगा। अगला है स्थानीय ज्ञान का होना। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कैसा काम आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मानवीय प्रकृति की परख होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति टेढ़ा है तो उसे टेढ़े काम से कैसे काम निकलवाना है, इसकी परख होनी चाहिए आपको, क्योंकि इस फील्ड में कई व्यक्ति ऐसे में होते हैं जो टेढ़े हैं तो सीधे हैं, ठीक है। टेढ़े से तो टेढ़ा काम कैसे निकलवाना है और सीधे व्यक्ति से सीधा रहो, ठीक है। अगला है उत्तम पर्यवेक्षक के गुण। एग्ज़ाम हो गया, आप पर्यवेक्षक बन गए, अब आप में क्या उत्तम गुण होने चाहिए? कार्य के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान। जो भी आपको कार्य दिया जाएगा उसका विशेष ज्ञान आपको होना चाहिए। व्यक्तिगत योग्यताएं, पर्सनल योग्यताएं आपकी क्या है इस उत्तम पर्यवेक्षक बनने के लिए, ये पूछा जाएगा। आप किसी ने जब इंटरव्यू लेंगे ना आपसे, तब ये बात पूछेंगे आपसे, इसलिए ध्यान दीजिए। अध्यापन क्षमता, लेक्चर दे सकते हैं कि नहीं, ज्ञान बांट सकते हैं कि नहीं, आप चार लोगों के बीच में बोल सकते हैं कि नहीं, वो है, ठीक है। सामान्य अपेक्षा, मतलब सामान्य अपेक्षा वो कह सकते हैं जब आपके सीनियर आपसे सामान्य अपेक्षा करेंगे कि आप कैसा काम कर सकते हो, उसमें आप उन्हें कितना सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। अगला है नैतिक विचार। नैतिक विचार से मतलब आपको हमेशा नैतिक रहना है। वही जो अभी मैंने बताया, टेढ़े के साथ टेढ़ा तो सीधे के साथ सीधा, सीधे के साथ टेढ़ा काम नहीं करना है, ठीक है। साहस और धैर्य, हमेशा साहस और धैर्य के साथ काम करना, ये आपका विशिष्ट गुण है। साहस और धैर्य बनाए रखना, ठीक है, आप में होना चाहिए, बहुत ज़रूरत पड़ती है ऐसे में। जिज्ञासा तथा बौद्धिक क्षमता, आपकी जिज्ञासा और बौद्धिक क्षमता की परख होगी, ठीक है, उसमें आपको खरे उतरना है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। कोई काम दे दिया आपको, मान लीजिए नहीं बन रहा है, तो भी आप में उस काम को जानने की इच्छा होनी चाहिए। बौद्धिक क्षमता के आधार पर नाप तोल करते आना चाहिए आपसे, ठीक है। अगला है प्रशासकीय कौशल। प्रशासकीय कार्यों में दक्ष होना चाहिए, ठीक है। कोई भी काम उठा के दे दिया, हाँ बन जाएगा, नहीं भी बन रहा है तो हाँ बन जाएगा, हाँ हम कर सकते हैं, अपने मतलब दिखाओ कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। प्रशासकीय कौशल होना चाहिए आपको, जो ऑर्गेनाइजेशन देगा आपको, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सिद्धांत है प्रत्यायोजन। ये फ्योल का जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं उसमें 6वें नंबर का क्या है? प्रत्यायोजन, मतलब डेलीगेशन। आप जब आप काम बांट देते हो तो आप मतलब आप सारा काम आपने डेलीगेट कर दिया, तो उससे क्या कहते हैं? प्रत्यायोजन, ठीक है। मतलब आप हेड हो, आप दूसरे से काम, आपने दूसरों को काम बांट दिया कि ऐसा काम करो, वो आपको काम करके देंगे, ये प्रत्यायोजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है समन्वय, यानी सभी में कार्य का विभाजन कर दो, फिर उनके बीच समन्वय स्थापित होना चाहिए। सभी के बीच काम बांट दिया आपने कि ऐसा काम है कर लो, फिर उनमें क्या होना चाहिए? समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगला है सत्ता, मतलब पावर। पावर में कौन रहेगा ये ज़रूरी है। आपको पावर मिल जाएगी पर्यवेक्षक बनने के बाद, तो आपके पास भी एक पावर आ जाएगी, फिर आप एक विभाग के ओहदे में आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप अपने अधीनस्थों से अच्छे से काम करवा सकते हैं। अगला है उत्तरदायित्व, मतलब सबको अपना अपना उत्तरदायित्व बांट लेना चाहिए ताकि सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। उत्तरदायित्व के साथ आप काम कर सको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ थ्योरी जो कल की जो थ्योरी बच गई थी उसी को मैंने आज, उसी के आगे मैंने आज बताया है। अब हम देखेंगे इसके आगे के जो हम 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाएंगे, अब हम उसकी बारी आती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है, जो थ्योरी हम कल पढ़े थे, मतलब कि व्यावसायिक संगठन और मोबिलाइजेशन के अंतर्गत, उसका आज हम 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में संगठन से अभिप्राय। लोक प्रशासन मतलब के क्षेत्र में संगठन से आप क्या समझ रहे हो बताइए। आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर्मचारी की व्यवस्था, सैनिक तैयारी या वैज्ञानिक प्रगति। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? लोक प्रशासन के क्षेत्र में संगठन से क्या अभिप्राय है? वह है निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर्मचारियों की व्याख्या। ये आपसे पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, इसलिए तैयार रहिए, ठीक है। हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। थ्योरी से भी क्वेश्चन बने हैं।
नेक्स्ट है, संगठन उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता। यह कथन किसका है? संगठन उतना ही पुराना है, ये कथन है मूने जी का, याद रखिएगा। ठीक है, संगठन उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता, ये कीवर्ड हो गया। ठीक है, किसका कथन है ये है मूने जी का। नेक्स्ट देखेंगे हम, सत्ता की औपचारिक व्यवस्था का नाम संगठन है। इसका लक्ष्य समस्त कार्यों को उप विभागों में व्यवस्थित करना तथा एक निश्चित लक्ष्य के लिए समन्वित करना है। संगठन की ये परिभाषा किसने दी है? मैंने उस बार भी बताया था कि सत्ता की औपचारिक व्यवस्था का नाम संगठन है, किसने दिया था? ये दिया था लूथर गुलिक ने। उस समय जब मैं थ्योरी बता रही थी कल, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं, मानव संगठन संबंधी सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? मानव संबंधी जितने भी सिद्धांत है वो दिए हैं मेई ने। मेई या मेयो, कभी मेयो दे देता है तो कभी मेई, ये एक ही है। ठीक है, मानव संगठन संबंधी सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो ये है मेई या मेयो। नेक्स्ट देखते हैं, हेनरी फेयोल ने संगठन की सभी क्रियाओं को कितने समूहों में विभाजित किया है? अभी हमने पढ़े हैं कितने, 6 समूह में। वही नियंत्रण, नियोजन, समन्वय वाला ये सब चीजें हैं। अगले देखते हैं, किसी भी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय संघ के प्रत्येक रूप को संगठन करते हैं। यहाँ कहते हैं, सुधार लीजिएगा, यह परिभाषा किसकी है? मैंने आपसे कहा था कि कीवर्ड पकड़ के चलिए, तो मानवीय संगठन की बात आई है तो कौन होंगे? मूने जी होंगे। मानव संगठन संबंधी जितने भी सिद्धांत किसने दिए हैं? मूने ने दिए हैं। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, घुमा फिरा के पूछा, देखिए, लेकिन मानव संगठन संबंधी जितने भी सिद्धांत कौन देगा? ये मूने जी, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से संगठन का आधार नहीं है। जब हमने याद करिए, हमने आधार वाला चैप्टर जब पढ़ा था, संगठन का आधार क्या नहीं है, उसमें लूथर गुलिक का नहीं पढ़ा था, 4P। उसमें उद्देश्य था, व्यक्ति था, प्रक्रिया था और साथ साथ क्या था? स्थान। लेकिन एक कारखाना नहीं था। क्या नहीं है इसमें? कारखाना नहीं है। घुमा फिरा क्वेश्चन देगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स जिनकी रचना है, किसकी रचना है? ये क्वेश्चन, ये तो मैंने थ्योरी में बताया नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी आ गया है। इसके मैं ढूंढा था लेकिन मुझे मिला नहीं ये सब। तो ये थे रोथलिसबर्गर व डिक्सन। इसे आप याद करेंगे और याद करिएगा और इसे नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स जिनकी रचना, ये बुक से पूछ लिया गया है, अलग टाइप से क्वेश्चन, रोथलिसबर्गर व डिक्सन। नेक्स्ट देखते हैं हम, कार्य एवं उद्देश्य के आधार पर निर्मित संगठन से यह लाभ है। कार्य उद्देश्य जब पढ़ा रही थी, मैं आपको बता रही थी, तब मैंने उसके लाभ और हानि बताया था। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको बनेगा। श्रम विभाजन में कठिनाई पैदा होती है, प्रशासन में व्यय कम होता है, विभाग की उत्तरदायी पद्धति का विकास होता है, स्थानीय आवश्यकताओं की अपेक्षा नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभाग की उत्तरदायी पद्धति का विकास होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर बनना चाहिए। श्रम विभाजन में कठिनाई पैदा हो, ये तो हो ही नहीं सकता। श्रमिक में तो बल्कि कामों का बंटवारा कर दिया जाता है ताकि अच्छे से काम करें। प्रशासन में व्यय की तो कोई बात ही नहीं हुई थी जब हमने पढ़ाया था तब। स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा तो करेगा ही नहीं व्यक्ति। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विभाग की उत्तरदायी पद्धति का विकास होता है। ठीक है, अगले देखेंगे हम, पद सोपान हायरार्की निम्न तथा उच्च लोगों का श्रेणीबद्ध रूप से एक व्यवस्थित संगठन है। पद सोपान की उक्त परिभाषा किसने दी है? मैंने भी बताया, ऊपर से नीचे, चाहे ऊपर से नीचे। किसका है ये परिभाषा? ये है अर्लाथम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक भी छोड़ना मत। कीवर्ड पकड़ के चलिए, इसलिए मैंने कहा था कीवर्ड पकड़ के चलिएगा। अगला देखते हैं, क्षेत्रीय आधार पर बनाए गए संगठन से क्या लाभ होता है? जब क्षेत्र के आधार पर संगठन पढ़ाया था तब उसमें बताया था मैंने, क्षेत्रों के विकास में एकरूपता नहीं आ पाती। लाभ पूछा है। ठीक है, स्वतः कार्य करने की प्रेरणा लुप्त हो जाती है, विभिन्न क्षेत्रों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है, विशेष क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता पूर्ण होती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? विभिन्न क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता पूर्ण होती है। ये नहीं आती, लुप्त हो जाना, ये तो सब कमियां दिखा रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे, पद सोपान में आदेश के सूत्र किस प्रकार चलते हैं?
पद सोपान मतलब वही हायरार्की, पिरामिड। तो उसमें आदेश के सूत्र, आदेश दे रहा है मतलब आदेश कौन देगा, ऊंचा व्यक्ति नीचे वाले को देगा ना, तो ये कैसे चलेगा, ऊपर से नीचे की ओर। पद सोपान मतलब जो सबसे ऊंचे लेवल पे रहता है वो ऊपर आता है, और फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे निम्न स्तर का। ठीक है, अगला देखते हैं। मानव संगठन संबंधी सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्टन मेयो ने। यही बताया था मैंने, मानव संगठन संबंधी सिद्धांत का प्रयोग किसने किया है, मेयो जी ने। मेई या मेयो कभी कभी ऐसा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रशासन की इकाइयां कहलाती हैं। प्रशासन की क्या इकाइयां हैं, विभाग, आयोग, निगम या न्यायालय। पहले देखिए प्रशासन कैसे काम करता है। अलग अलग विभाग में, जैसे महिला बाल विकास को लेकर चलते हैं, उसके अंडर आप लोग आ जाते हैं। ठीक है, प्रशासन हमेशा विभाग से चलता है। किससे चलता है, विभाग से। आयोग किसी स्पेशल काम के लिए बनते हैं। आयोग, निगम से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है न्यायालय का। ठीक है, तो प्रशासन की इकाई क्या हो जाएगी, विभाग। प्रशासन विभाग से चलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। विभागीय संगठन की मंडल, बोर्ड या आयोग प्रणाली से सत्ता निहित होती है। एक व्यक्ति में, दो व्यक्ति में, किसी में नहीं, या अनेक व्यक्ति में। अरे भाई, जब संगठन की बात हो रही, विभागीय संगठन की बात आ रही है, तो इसमें एक दो व्यक्ति से तो काम चलेगा नहीं। इसमें कितने व्यक्तियों की बात होती है, अनेक व्यक्तियों की। ठीक है, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है तो आंसर आराम से बनेगा। ठीक है, घुमा फिरा के पूछता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कौन था? अब वैज्ञानिक प्रबंध हमने पढ़ा था अभी। वैज्ञानिक प्रबंध किसका है, टेलर का है। पता था ना, वैज्ञानिक प्रबंध किसका है, टेलर का है ना, बताया था मैंने। किसी भी सिद्धांत के लिए पहली विचारधारा दी थी टेलर ने, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखेंगे हम। नौकरशाही संगठन का सिद्धांत प्रयुक्त किया। नौकरशाही सिद्धांत अभी बताया था मैंने। नौकरशाही वही जो सिविल सर्वेंट होते हैं, IAS, IPS, ये। तो इसका सिद्धांत किसने प्रयुक्त किया था, वेबर ने। किसने किया था, वेबर ने। इंपॉर्टेंट है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला है। प्रशासन में कौन सा अभिकरण योजना बनाने में सहयोग एवं परामर्श देता है? प्रशासन में कौन सा अभिकरण है, अभिकरण मतलब एजेंसी बोल दीजिए। ठीक है, एजेंसी को बोलते हैं। 2 टाइप की होती है, सूत्र एजेंसी और लाइन सूत्र एजेंसी और स्टाफ एजेंसी। सूत्र एजेंसी को ही लाइन एजेंसी कहते हैं। अब इसमें कहा है कि प्रशासन में कौन सा अभिकरण योजना बनाने में सहयोग एवं परामर्श देता है। कौन देगा योजना एवं अभिकरण बनाने में परामर्श, ये तो वही देगा ना जो वहाँ के स्टाफ होगा। ठीक है, लाइन एजेंसी छोटे स्तर पर रहती है और स्टाफ बड़े स्तर पर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या है। सूत्र एवं स्टाफ की कौन सी व्याख्या सही है? एक व्याख्या के अनुसार सूत्र और स्टाफ का प्रयोग प्रशासन कर्मियों के लिए किया जाता है। दूसरी व्याख्या के अनुसार प्रशासनिक अभिकरणों के लिए। तीसरी व्याख्या के अनुसार सूत्र एवं स्टाफ केवल कार्य है या उपरोक्त सभी। सूत्र एवं स्टाफ का जब पढ़ाया था तो क्या बताया था मैंने आपको, एक व्याख्या के अनुसार सूत्र और स्टाफ का प्रयोग प्रशासन कर्मियों के लिए किया जाता है। सूत्र स्टाफ का प्रशासन कर्मी के लिए किया जाएगा, मतलब कि सूत्र और स्टाफ की व्याख्या कैसी है, ये प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, वहीं पर स्टाफ की जरूरत पड़ती है ना। सूत्र अभी बताया था, सूत्र एजेंसी और स्टाफ एजेंसी। सूत्र एजेंसी मतलब लाइन एजेंसी जो बेसिक लेवल पर काम करती है, और स्टाफ एजेंसी जो ऊपर वाले काम करती है बहुत बड़े लेवल में। ठीक है, ये सब किससे रिलेटेड है, प्रशासन से, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है, निम्न में से स्टाफ अभिकरण नहीं है। स्टाफ अभिकरण मतलब बड़े लेवल का अभिकरण नहीं है, बड़े लेवल की एजेंसी नहीं है। क्या नहीं है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, ये तो बहुत बड़ा होता है भाई। प्रधानमंत्री सचिवालय, ये भी बहुत बड़ा होता है, नाम ही से स्पष्ट है ना। योजना आयोग, ये भी स्टाफ से संबंधित है। संचार मंत्रालय, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संचार मंत्रालय। ये स्टाफ अभिकरण नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये सूत्र एजेंसी या लाइन अभिकरण माना जाएगा इसको, क्योंकि ये उतना बड़े लेवल पर नहीं होता। ठीक है, बड़े लेवल का नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, योजना आयोग, ये सब स्टाफ अभिकरण में शामिल है। लेकिन कौन सा शामिल नहीं है पूछा है,
तो ये हो जाएगा संचार मंत्रालय यानी कम्युनिकेशन मंत्रालय। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 20 मॉक टेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। ये सब उसी में से थ्योरी में से निकाले गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर आधारित एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे मैनेजमेंट एंड वर्कर्स का पूछ लिया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा थे मैंने फिर भी नोट डाउन करके इसमें डाल दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, इसकी जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत उम्मीद से मैंने क्वेश्चन बनाया है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरी याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इसके आगे के और भी टॉपिक लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो पर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।